हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको हमेशा से ही हम इजी और शानदार तरीके से पढ़ाते आए हैं, आज भी हम इसी वे में राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको करा रहे हैं। यहाँ पर सेमेस्टर 2 का आपका जो सब्जेक्ट है ये है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, वर्तमान वाला हम कर चुके हैं कंप्लीट, और ये हमारा पेपर 2 है जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। स्कोरिंग होता है काफ़ी, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो आपके पेपर होते हैं वो होते हैं 25 के, और आपके 2-3 पेपर होते हैं 50-50 के। तो इनमें आप अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी एक बहुत ही बेहतर परसेंटेज गेन हो जाती है, राइट। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, वॉच कर लेना। जो बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है भाई, और इसमें हमने 70 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 71 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। तो जो बच्चा शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा धारा से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया गया है, राइट। और ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षण शिविर का चयन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं। इस कोर्स के शिक्षण शिविर के लिए 40 बालकों के लिए और तथा 40 से ज़्यादा बालकों के लिए 2 अनुदेशकों की नियुक्ति की जाती है। ब्रिज कोर्स के लिए सामग्री न्याय पंचायत संसाधन केंद्र प्रभारी द्वारा तय की जाती है। इस कोर्स के लिए रोज़ाना 9 से 3 तक प्रतिदिन 6 घंटे शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ये हो जाता है आपका ब्रिज कोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हमें मुख्य मुद्दे मेजर इशूज बताने हैं कि क्या हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है, और भारत में प्रत्येक शासनकाल में शासकों ने अपने आदर्शों दर्शन के संदर्भ में शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षा हमेशा से मानव इतिहास को विकसित करती रही है। इसने काल की चेतावनी और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा की प्रक्रिया आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की और इसमें बहुत सारे तथ्य भी अपनाए हैं, जैसे कि शिक्षक की भूमिका और तत्व। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, सर्वांगीण विकास का आधार है। शिक्षा सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भूमिका प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में प्रदत्त जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति है। बौद्धिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक स्वभाव और राष्ट्रीय समग्रता की दृष्टि से ये संवेदना विकसित करती है। समस्त आर्थिक स्तरों पर जनशक्ति का निर्माण करती है। राष्ट्र में आत्मनिर्भर के लिए अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाती है, और इन सबसे परे शिक्षा वर्तमान और भविष्य में विनियोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें संपूर्ण राष्ट्र में एक समान प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है कि सारे ही राष्ट्र में एक समान कार्य प्रणाली हो शिक्षा की। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि शिक्षा और समानता, सभी वर्गों में शिक्षा की जो है समानता हो, और असमानता दूर करने के लिए उपाय अलग अलग क्षेत्रों में किए गए हैं। नारी समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि शिक्षा नीति के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का जो सशक्त साधन है वो एकमात्र शिक्षा ही है। दूसरी चीज़, नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। निरक्षरता उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा और पोषण, कल्याण, गृह, कला और प्रबंध आदि का पाठ्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न गैर पारंपरिक पाठ्यक्रमों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। इससे आगे इन्होंने कहा है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा
कि नई शिक्षा नीति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति के स्त्री और पुरुष हैं उसकी शिक्षा के लिए विशेष बल दिया गया है। अनेक पारंपरिक पाठ्यक्रम, छात्रवृत्ति, अध्यापन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आदि के द्वारा अनुसूचित जाति में शैक्षिक समानता के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो नीति है इसमें टोटल जो खंड थे वो थे 12, ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा हो, और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 ने शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित की, जो कि 10+2+3 सिस्टम पर आधारित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए इस पर जोर दिया, और इस शिक्षा नीति में नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान लिखिए। अब देखिए, जो बच्चों के अधिकार में प्रावधान है वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है कि बच्चों को जन्म के बाद तत्काल पंजीकरण हो और उसे राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार हो। दूसरी चीज़ है, प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा, नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसकी मातृभाषा को दबाया जाए, उसे पूरा अधिकार है अपनी मातृभाषा यूज़ करने का। थर्ड है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध काम ना करना, या इच्छा के विरुद्ध उनको अलग ना करना। और ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी सिंगल पेरेंट के साथ बच्चा रहता है, तो बच्चे की जिसके साथ इच्छा होती है रहने की, उसमें इस अधिकार के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि बच्चा उन्हीं के साथ रहे। आगे इसमें बोला है कि माता पिता और परिवार से पुनः एकीकरण संबंध बनाए रखने का अधिकार है बच्चे को। बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, ठीक है। बच्चों का कोई अपहरण ना कर ले, क्रय विक्रय मतलब उन्हें कोई खरीदे ना, बेचे ना, इस तरह के कुकर्म को रोकने के लिए जो है राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। और भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में पड़ोसी स्कूलों की परिकल्पना साकार करने के लिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे, और इसके लिए भूखंड निश्चित करने होंगे। वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने होंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के कानून को लागू करने के लिए 4596 नए प्राथमिक स्कूल, 2000 के आसपास उच्च प्राथमिक और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा। और इसका जो अनुमानित व्यय है वो है 3800 के आसपास, ठीक है। इस कानून को असली जामा पहनाने के लिए क्या करना होगा, करीब 3.3 मतलब 3 लाख के समथिंग ही प्राइमरी टीचर्स की तैनाती करनी होगी। वहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूलों में 67,000 नवीन शिक्षक और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। और मैनेजर राज्य पे प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च भी करना होगा। 25% सीटें जो है वो निर्धन और वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं। हर साल इस पर 3,000 करोड़ जो है खर्च होंगे। तो प्रदेश सरकार का आकलन है कि सरकार के शिक्षा के अधिनियम को लागू करने के लिए सालाना 18,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें 45% यानी कि तकरीबन 8,000 करोड़ की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार पर डाली गई है। और प्रत्येक प्रदेश में जो है 14,000 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगभग 3 लाख शिक्षक मौजूदा समय में होने चाहिए। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की जो योग्यता है, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, उसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विद्यालयों की जो संख्या है, प्राथमिक स्कूलों की संख्या लगभग आप देख लीजिए, जितना भी ये ब्यौरा दिया गया है ये पूरा एक वो है कि एक आइडिया लगा लेंगे आप इससे कि प्राथमिक स्कूल कितने हैं, उच्च प्राथमिक कितने, उसमें कार्यरत शिक्षक कितने हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो ये बात हुई है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का वर्णन हो गया है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये हमने किया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 76, मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, जो मिशनरी स्कूल होते हैं, सबसे पहली बात, कक्षा शिक्षण शुरू करने का जो श्रेय है इन मिशनरी को ही जाता है।
दूसरी चीज़, मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मिशनरी स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी और मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य रूप से जो है अनिवार्य माना गया कि ईसाई धर्म की शिक्षा हो। और इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था। इसमें भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण, विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। बालकों को पुस्तकें और लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्राच्य क्या होता है? सबसे पहले आप वर्ड का मतलब समझिए। प्राच्य होता है इंडियन, ठीक है, जो हम हैं भारतीय, और पाश्चात्य क्या होता है? अंग्रेज। तो इन दोनों में जो विवाद है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत में सन 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई थी। लेकिन आज्ञा पत्र में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि धन किस तरीके से खर्च किया जाना है। अब शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हुआ, जिसे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। ये विवाद 20 साल तक चलता रहा और ये निम्नलिखित विषयों पर था। आप देखिए कौन कौन से विषय थे विवाद के। सबसे पहला तो ये था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम, साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ग बनाए गए: प्राच्य शिक्षावादी, पाश्चात्य शिक्षावादी और लोक भाषावादी। ठीक है, ये सारे मतलब कहते हैं कि कह सकते हैं कि विवाद के मुद्दे रहे हैं। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का वर्णन कीजिए। आप देखिए, भारत के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा है, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं। कुछ लोग मैकाले को भारत की दास्ता की जंजीर में जकड़ने के लिए उत्तरदायी मानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, भारत को अपनी दास्ता में जकड़ा है। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने अपनी संस्कृति पर जो आरोप लगाए, उसने जो हमारी संस्कृति पर आरोप लगाए, उनको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में अग्रलिखित बातें ध्यान देने योग्य। आप देखिए, मैकाले के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना गया। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत भी माना जा सकता है। वो प्रथम अंग्रेज जैसा था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो गया समाप्त और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। ठीक है, उसने सारा विवाद समाप्त करके ये कहा कि जो आधुनिक शिक्षा हो वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो। दूसरी चीज़, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। ठीक है, फिर अंग्रेजी भाषा ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी नहीं छिड़ता। सही बात है, ये एक तरीके से ये विवाद का विषय रहा है। फिर मैकाले के विवरण पत्र में कुछ कमियां भी थी। उसकी सिफारिशों को मान लेने के बाद भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े। इसीलिए मैकाले की जो है कटु आलोचना भी की जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। इनका भी अल्टीमेटली एक ही लक्ष्य था, वो था कि हम लोग दिखावे में तो भारतीय दिखें लेकिन बस बुद्धि से अंग्रेज हो जाएं। राइट, जो कि अच्छा नहीं था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, विद्यालय और कक्षों को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया इसमें, और छात्र केंद्रित और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों और शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम पदों का उल्लेख किया गया। प्रत्येक पद की गुणवत्ता के लिए, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक पद के मानक और उनकी विशिष्टताएं जो है निर्धारित की गई। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट का पूरा नाम लिखिए, इसके 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है,
सबसे पहले इसको फुल फॉर्म जान लेते हैं। सॉफ्ट होता क्या है? स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट में, बहुत बार आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। फिर इसमें कहा है, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्पेशल प्रोग्राम है, किसके लिए? प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वो ये है कि एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। दूसरी चीज़, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय को दी जाने वाली सामग्री है उसका समुचित उपयोग करने की दक्षता विकसित करना। अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए कौशल और क्रियाकलाप केंद्रित अधिगम और शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश के लिए विद्यालय और शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल की और शिक्षकों की। सबसे पहली बात, सरकारी जो विद्यालय हैं वो निःशुल्क शिक्षा देंगे और साथ ही व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान जो है वो आरक्षित करना होगा। कोई भी प्रवेश करने के लिए ना तो अनिवार्य चंदा ले सकेगा, ना दान ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेंगे। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थात दंड देना पड़ सकता है। और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे की जो उम्र है उसका निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको ऐसा नहीं है कि एडमिशन के लिए मना कर दिया जाए। फिर किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और स्कूल से भी नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ना पूर्ण कर ले। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राइट, तो ये सारी बातें इसमें कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए जो यूएनओ है उसने 10 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें बच्चों के लिए बहुत सारे अधिकार बताए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि बच्चों के जन्म के तत्काल बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का बच्चों को अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रीयता नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है। बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। ये सेम क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता और परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का भी अधिकार बच्चों को दिया गया है। बच्चे के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो। तो अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो नैतिक शिक्षा दी जाए जिससे उसके अंदर ये भावना आए कि वो सभी धर्मों का आदर करे और सम्मान करें। राइट, ये चीज़ सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के विकास और सार्वभौमिकरण के लिए हंटर कमीशन की क्या सिफारिशें थी। देखिए हंटर कमीशन ने स्वीकार किया कि अब वह समझ आ गया है कि जब जनसंधारण के लिए प्राथमिक शिक्षा की अधिक अवहेलना नहीं की जा सकती, इसलिए पहले की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का ध्यान केंद्रीभूत होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की नीति का पालन करने के लिए कमीशन ने बहुत सारे सुझाव रखे हैं। सबसे पहला सुझाव इनका ये है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और उच्च शिक्षा संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। भारत की जनजातियाँ और पिछड़ी जातियों की प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर ले लेना चाहिए और जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार और सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए।
नेक्स्ट है देखिए प्रशासन, प्राथमिक शिक्षा का जो संगठन और प्रशासन है उसमें क्या कहा है। प्रशासन होता है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है, लाइक कह दो कि एक तरीके से फाइनेंशियली कैसे चलाना है स्कूल को, राइट। तो प्राथमिक शिक्षा का जो पूर्ण दायित्व है वो स्थानीय संस्थाओं यानी जो हमारी लोकल इंस्टीट्यूशन है उनका और नगर महापालिका और जिला परिषद को सौंप दिया जाए। इस प्रकार सरकार प्राथमिक शिक्षा के संगठन और प्रशासन के भार से मुक्त हो जाएगी। ठीक है भाई, आज हम यहीं तक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्लास में 85 हमारे कंप्लीट हो गए हैं और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें और कितने क्वेश्चन करने बाकी हैं। 109 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टोटल, और 85 हमारे हो चुके हैं, राइट। तो मुश्किल से अब हमें करने हैं 14 के आसपास क्वेश्चन, 14 नहीं, हाँ 85 हो गए हैं, 590 और 10 ये हो गए 19, 24, ठीक है, 24 के आसपास हमारे क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद हमारा इसका सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों ने हिंदी की क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, हिंदी का सिलेबस भी मैं आपका सेमेस्टर 2 का पूरे तरीके से कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक एक चीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आप लिंक हैं वहाँ पर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए हमेशा इसी शानदार और ईजी तरीके से पढ़ाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।